नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। रिपब्लिक टीवी के सर्वे सर्वा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर मीडिया की आज़ादी की दुहाई कौन लोग दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? क्या अर्नब को मीडिया का सुरक्षा कवच मिलना चाहिए? आज मीडिया वॉच में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि केंद्र सरकार अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए किस तरह हाथ पैर मार रही है। हम इस पर भी गौर करेंगे कि भारतीय मीडिया अमेरिकी मीडिया से क्या कुछ सीख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता का मुद्दा तब उठाया जाता है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि किसी अपराध में उलझे किसी पत्रकार के बचाव में इस तर्क का इस्तेमाल किया जाता है? कहा जाता है कि ये मीडिया की स्वतंत्रता का हमला है क्योंकि फला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर वो पत्रकार पर झूठा आरोप है, यदि वो पत्रकार को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही हो, तब बात समझ में आती है कि हाँ, उस पत्रकार को धमकाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मीडिया की आज़ादी पर हमला है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो केस है वो एक दूसरे तरह का है, वो आपराधिक केस है और उस तरह के अपराध के लिए हमारे यहाँ जो प्रावधान है दंड संहिता में और जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार काम होना चाहिए। उसे कैसे मीडिया की स्वतंत्रता से जोड़ा जा सकता है, ये समझ से परे है। लेकिन जाहिर है कि अर्नब गोस्वामी के पक्ष में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अर्नब गोस्वामी हम सब जानते हैं कि एक खास तरह की राजनीति को बढ़ाने वाली पत्रकारिता करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और उसमें वो तमाम हदें लांघते जाते हैं जिसमें जो लक्ष्मण रेखाएं तय की गई हैं पत्रकारिता की, वो ध्वस्त होती चली जाती हैं। तो पत्रकारिता वो करते नहीं हैं, बल्कि पत्रकारिता को कलंकित करने वाला काम करते हैं। एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के इस्तेमाल का करते हैं वो केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बचाव के लिए, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक तो वो पत्रकार हैं नहीं, पत्रकारिता करते नहीं हैं। दूसरे, ये जो मामला है महाराष्ट्र का जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो दरअसल एक क्रिमिनल केस है क्योंकि आपने किसी व्यक्ति का पैसा नहीं चुकाया और वो दुखी होकर उसने अपनी माँ के साथ आत्महत्या कर ली और बाकायदा सुसाइड नोट छोड़ कर गया है और उसमें लिखा हुआ है सबसे पहला नाम अर्नब गोस्वामी का। तो ये पूरा मामला 2018 का है, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली सरकार थी। उसने अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए इस केस की फाइल ही बंद करवा दी थी। अब जबकि दूसरी सरकार आ गई है और दूसरी सरकार से उसके घर वालों ने, उनकी बेटी ने अपील की है कि इस मामले को लिया जाए, इसकी जांच करवाई जाए। तो ये सिलसिला आगे बढ़ा है और उसी सिलसिले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कि ये राजनीति से प्रेरित भी हो, राजनीति से प्रेरित उनकी गिरफ्तारी का या उनके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए उसका ना होना भी है। यानी पहले भी राजनीति हो रही थी जब अर्नब गोस्वामी को इस अपराध से बचाने की कोशिश की गई थी और अब भी अगर हो रही है तो वो उसी के जवाब में राजनीति हो रही है। और तीसरी बात यह है कि अर्नब जो करते हैं पत्रकारिता के नाम पे, दरअसल वो भी एक किस्म की राजनीति है। तो जब तीनों तरफ से राजनीति है तो ये राजनीतिक मामला हो गया, ये पत्रकारिता और मीडिया का मामला कैसे हो गया। इसलिए ये विशुद्ध रूप से इसे राजनीतिक संदर्भ में अगर देखना है तो अर्नब गोस्वामी को भी राजनीतिज्ञ के तौर पर देखना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना कि किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन जाहिर है कि अर्नब गोस्वामी के पीछे बहुत पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लॉबी है, पार्टी है, सरकार है, विचारधारा से जुड़े लोग हैं और उनके हमदर्द और भक्त भी बड़ी तादाद में हैं। तो उन्होंने इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद कर दिया और सबसे पहले तो केंद्र के तमाम बड़े मंत्रियों ने, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत
बड़े मंत्रियों ने झंडा बुलंद किया और कहा कि ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है। वो लोग ये प्रेस की आज़ादी पर हमले की बात कर रहे हैं जो लगातार प्रेस की आज़ादी पर हमला करते जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि लंकेश की जो एडिटर थी उनकी हत्या का मामला है, फिर पानेसर, दाभोलकर, कलबुर्गी की हत्या का मामला है। उत्तर प्रदेश में 40 से ज़्यादा मामले पत्रकारों को प्रताड़ित करने के हो चुके हैं, उनको जेल भेजने के हो चुके हैं। कश्मीर में अभी अनुराधा भसीन के अखबार पर एक तरह से प्रेशर बनाया गया, उनका दफ्तर बंद कर दिया गया। मणिपुर में, मतलब पूरे देश भर में केंद्र सरकार और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन्होंने पत्रकारिता का गला दबाने की कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखी है। उन्होंने पूरे मीडिया को गुलाम बना लिया है अपना। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है। तो एक ऐसी सरकार के मंत्री जो खुद मीडिया का गला दबाने में लगे रहे हों पिछले 6 साल से, वो अब ये दुहाई दे रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और इसने इमरजेंसी की याद दिला दी है। इमरजेंसी की याद तो आप रोज़ाना हम लोगों को दिला रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो बताती है कि देश में एक तरह का अघोषित आपातकाल लागू है। तो एक तो सरकार से जुड़े लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं जो अर्णब गोस्वामी के समर्थन में आए हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। फिर दूसरे पत्रकार संगठन भी बहुत सारे हैं जो पता नहीं भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या है उनको, कि वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अर्णब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता से असहमति जाहिर की है, लेकिन उनके बचाव में भी खड़े हैं। अब ये संगठन ये नहीं सोच रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं दरअसल वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और अर्णब गोस्वामी खुद भी इसी तरह से काम करते हैं। किसी दूसरे की अभिव्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, किसी दूसरे की मानवीय गरिमा का सम्मान नहीं करते हैं, जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ किया। तो लगातार इस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं और उनकी पूरी पत्रकारिता मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जहरीले किस्म की पत्रकारिता है और उसकी आड़ में वो राजनीति करते हैं। बीजेपी के को समर्थन देते हैं और उनके जो विरोधी दल होते हैं, नेता होते हैं या सरकारें होती हैं, उनको टारगेट पे रखते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से टारगेट बनाया था अर्णब गोस्वामी ने, ये हम सब जानते हैं। मुंबई पुलिस के बारे में क्या क्या नहीं किया, परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस के चीफ हैं उनके बारे में क्या क्या नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में कहा, और फिर पालघर वाला इशू याद कीजिए, किस तरह से उन्होंने अभियान चलाया था कि जैसे हिंदुओं पर कोई हमला कर दिया गया हो। साधु मारे गए थे मॉब लिंचिंग में और मॉब लिंचिंग करने वाले भी हिंदू ही थे। तो इस तरह से एक पूरा प्रोपेगंडा वो चला रहे थे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी शामिल नहीं थी। ये कष्ट उनको साल रहा था, इसलिए उन्होंने मोर्चेबंदी कर रखी थी। और मुंबई में जब प्रवासी मजदूरों का मामला उठा था तो उन्होंने मस्जिद के पास इकट्ठे लोगों को जोड़कर एक सांप्रदायिक वातावरण बनाने की कोशिश भी की थी और इस मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर रहा है। तो ये एक पूरा जो अभियान चलाया जा रहा था रिपब्लिक टीवी के जरिए, अर्णब गोस्वामी के जरिए, उसकी एक जवाबी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सरकार से आई है। इसका मीडिया से कुछ भी संबंध नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं है, अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता से संबंध है, क्योंकि वो पत्रकारिता एक राजनीति से प्रेरित पत्रकारिता है। उसमें कहना चाहिए कि पत्रकारिता के एलिमेंट कम हैं, क्योंकि उसमें झूठ बहुत होता है, फेक न्यूज़ बहुत होती है, मनगढ़ंत खबरें, अफवाहें, अटकलें और एक बहुत ही वाहियात भाषा का इस्तेमाल करके, जो कि पत्रकारिता की भाषा नहीं मानी जा सकती, वो आक्रमण करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के, बीजेपी और केंद्र सरकार के राजनीतिक विरोधियों पर। तो जो पत्रकार इस तरह के एजेंडे के साथ चल रहा हो उसे कहीं ना कहीं तो जाकर फंसना ही था। अर्णब गोस्वामी के पापों का घड़ा भी भर गया था और इसीलिए वो फंसे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए इसको मीडिया पर हमले की तरह कतई नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शक किया जाना चाहिए जो इसको मीडिया पर हमले का मामला बना रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, हमदर्दी रखते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं,
बीजेपी के एजेंडे के साथ हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों की हिमायत करते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं। या फिर एक दूसरी कैटेगरी है जो डरी हुई है कि केंद्र सरकार का कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई न करे तो वो साथ खड़े हो जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है कि कुछ लोग बहुत भ्रमित हैं, वो फर्क नहीं कर पाते हैं कि पत्रकारिता क्या है और ये जो एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कर रहे हैं अर्णब गोस्वामी साहब, उसमें क्या फ़र्क है। और ये फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो पत्रकारिता की छवि हो गई है वो बहुत धूमिल हो गई है अर्णब गोस्वामी जैसे एंकर जर्नलिस्ट की वजह से। और इनके जो मालिकान हैं, हम सब जानते हैं कि रिपब्लिक टीवी के मालिकान बीजेपी से हैं, जी टीवी के मालिकान बीजेपी के हैं। तो एक ख़ास तरह की राजनीति, एक ख़ास तरह का करप्शन, मोरल और फाइनेंशियल, ये दोनों तरह का हम आप इन सब संस्थानों में देख सकते हैं। तो ये इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से अलग करके देखना चाहिए कि मीडिया का नाम मतलब अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी नहीं है। एक साफ सुथरी पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आपके साथ सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपसे के साथ किसी को एसोसिएट नहीं करना चाहिए, उनसे अलग हो जाना चाहिए और उनको अपने पापों की सज़ा भुगतने देना चाहिए। अर्णब गोस्वामी पर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अर्णब गोस्वामी के केंद्र सरकार के साथ, सत्ता के साथ जिस तरह के संबंध हैं, उसी की वजह से उनको ये हौसला मिला हुआ है और ये आक्रामकता उनकी एंकरिंग में जो दिखती है वो इसी वजह से है। 2014 के पहले अर्णब गोस्वामी ऐसे नहीं थे, इस तरह से व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आई, उनको उसकी शह मिली, उनका संरक्षण मिला, तो वो बेलगाम हो गए, वो निरंकुश हो गए। और जिस ढंग से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की वो अपने आप में एक उदाहरण है कि ऐसी पत्रकारिता नहीं की जानी चाहिए, ऐसी एंकरिंग नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के चैनल देश में नहीं होना चाहिए, नहीं चलाए जाने चाहिए। क्योंकि उसमें जहर भरा था, उसमें प्रोपेगंडा भरा था, उसमें प्रतिशोध की आग भरी हुई थी और उसमें दूसरों को, बेगुनाहों को निशाना बनाने की एक प्रवृत्ति हावी थी। तो हम देख रहे हैं कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है और अर्णब गोस्वामी इस तरह की हरकतें बार बार कर रहे हैं और उनका बचाव किया जाता है। याद कीजिए कि पालघर मामले में जब उन्होंने उसका पूरा मामले का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की, भगवाकरण करने की कोशिश की, उसकी आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए और वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्हें 12-15 घंटे के अंदर राहत दे दी गई। तो ये किस लिए हुआ? जाहिर है कि केंद्र सरकार के प्रभाव की वजह से हुआ। उसने उनको बचाने की पूरी कोशिश की। इसी तरह की और भी चीज़ें हुई जिसमें लगातार अर्णब गोस्वामी को संरक्षण मिलता रहा। आप अभी जो हाल में टीआरपी घोटाला है जिसमें रिपब्लिक टीवी के फंसे होने की बात सामने आई, उस मामले में भी जब जांच आगे बढ़ने लगी और ऐसा लगा कि अब अर्णब गोस्वामी फंदे में फंसने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में अचानक एक केस दायर कर दिया गया। रातों रात उत्तर प्रदेश सरकार ने वो मामला सीबीआई को दे दिया, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, एफआईआर कर ली। और अच्छी बात की, समझदारी की महाराष्ट्र सरकार ने कि जो सीबीआई को किसी राज्य के अंदर किसी अपराध की जांच की खुली छूट उसने दे रखी थी, वो छूट वापस ले ली। तो टीआरपी स्कैम में सीबीआई के घुसने का रास्ता उसने बंद कर दिया। लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार किस तरह से अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए ये रास्ते चुन रही थी, उसको संरक्षण देने की कोशिश कर रही थी। यही नहीं कि कोर्ट में भी वो लगातार अपने अटॉर्नी जनरल को या हरीश साल्वे, जो कि जाने जाते हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार के बहुत निकट वकील हैं, उनको हर जगह इस्तेमाल करती उनके बचाव के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हरीश साल्वे ने ही उनकी वकालत की और उनके खिलाफ जो प्रिविलेज का नोटिस महाराष्ट्र की असेंबली से आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वो रोक लगा दी और ये कहा कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें एक के बाद एक हो रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो टीआरपी स्कैम की सुनवाई चल रही है, उसमें भी केंद्र सरकार लगातार इस तरह की कोशिश कर रही है कि अर्णब गोस्वामी पर ज़्यादा असर न आए, अर्णब गोस्वामी को बचाकर निकाल लिया जाए, रिपब्लिक टीवी को बचा लिया जाए। तो
आप देखिए कि इस घटना के बाद जो कि अभी गिरफ्तारी हुई है उसमें पूरा बीजेपी का जो पूरा संघ परिवार है वो उनके साथ आ गया, बल्कि वो आंदोलन करने लगा, सत्याग्रह की धमकी दे दी। कुछ देश भर में कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में, और ये सारे प्रदर्शन करने वाले लोग बीजेपी के थे, संघ परिवार के थे। उनके पक्ष में ट्वीट करने वाले 95-96% लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। तो ये बीजेपी के संरक्षण में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनको बचाव किया जा रहा है, और यही उनके अंदर अहंकार भर गया है। इसीलिए जब पुलिस उनको अरेस्ट करने गई तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर जब झूठा आरोप भी लगाया कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की है, जब कोर्ट में वो प्रूव नहीं हुआ तो उसके बाद वो चार्जेस नहीं लगे, बल्कि अब तो उल्टा उनके खिलाफ चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके घर वालों ने पुलिस को अपने काम करने में बाधा खड़ी की। तो लेकिन सरकार, केंद्र सरकार खास तौर पर उनको बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, और इसलिए अर्णब गोस्वामी का दिमाग खराब है, वो 7वें आसमान पर है, वो अपने आप को इस देश का खुदा समझने लगा है, या प्रधानमंत्री के समकक्ष अपने आप को समझने लगे हैं, और इसीलिए लगातार वो मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने में। और चैनल तो एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि उसके मालिक जो हैं वो राजीव शेखर, वो बीजेपी के ही नेता हैं, और ये एक एजेंडा के तहत एक पार्टी के लिए जो एजेंडा प्रोपेगेंडा करना है उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो इसके लिए वो खुल्लम खुल्ला एक अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब ये अभियान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब अर्णब गोस्वामी के बारे में किसी को कोई शक शुबहा नहीं रह गया है, और सब जानते हैं कि ये बीजेपी के मोहरे हैं। आप मोहरे मान लें या बीजेपी के आप कह लें कि सिपाही हैं, वो पत्रकार नहीं हैं, और इसी रूप में वो काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं बची है, कोई सम्मान नहीं बचा है। हाँ, ये है कि संघ परिवार के लोग चूंकि उनके एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके साथ वो खड़े रहते हैं, और उनके सम्मान के पात्र वो हो सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक अभियान के वो हिस्से हैं। लेकिन पत्रकारिता की दुनिया में उनका कोई सम्मान नहीं रह गया है। कोई पत्रकार उनको सम्मान की नज़र से नहीं देखता है, कोई पत्रकार उनका सम्मान नहीं करता है, उन्हें एक अच्छा पत्रकार मानने से भी इनकार कर देता है। 2014 के पहले वाले अर्णब गोस्वामी को निश्चित रूप से हम सब मानते थे कि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छे एंकर हैं, लेकिन उसके बाद से उनका जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है, उनका जो कायाकल्प हुआ है, वो एक दूसरे रूप में हुआ है। वो एक राक्षसी शक्ल अख्तियार कर चुका है, और निश्चित रूप से इससे लोग नफरत कर रहे हैं। आम लोग नफरत कर रहे हैं, पत्रकार तो कर ही रहे हैं, आम लोग भी उनको नापसंद करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग अमेरिकी मीडिया को देखते हैं वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से वहाँ के जो सत्ताधीश हैं यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको आड़े हाथों लेता है, तब हमें पता चलता है कि भारतीय मीडिया किस तरह से बिना रीढ़ वाला, बिना साहस वाला एक ऐसा तंत्र है जिससे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अमेरिकी मीडिया लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, और बार बार उनकी धमकियों के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर रहा है। तो अमेरिकी मीडिया अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि वो सही मायनों में लोकतंत्र के चौथे खंबे के रूप में काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो चौथा खंबा है वो पहले और दूसरे खंभों की गोदे में जाकर बैठ गया है, और उससे कोई उम्मीद बनती नहीं है। अब देखिए कि अभी इलेक्शन के समय जब रिजल्ट आ रहे थे और उसमें स्पष्ट नहीं थी, और ट्रंप साहब हड़बड़ाए हुए थे, उन्हें वो तरह तरह की तरकीबें लगा रहे थे, तिकड़में कर रहे थे कि किसी तरह से गिनती रुक जाए या किसी तरह से परिणामों को बदला जा सके। तो इसी बीच में वो एक लाइव टेलीकास्ट के लिए आए, देश को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और उनकी भाषण में लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। लगातार उसमें ऐसी बहुत सारी जानकारियां दे रही थी जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थी। अब ऐसे में मीडिया क्या करे? क्या मीडिया को उस भाषण का लगातार इसी तरह से प्रसारण करते रहना चाहिए था? आप अगर हिंदुस्तान में होंगे तो कहेंगे हाँ,
अगर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो लोगों तक जाना चाहिए। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने समझदारी दिखाई, साहस दिखाया और उसने उस प्रसारण को बीच में ही रोक दिया, बंद कर दिया, उसे प्रसारित ही नहीं किया। अब आप सोचिए कि अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति कोई भाषण दे रहा हो और उसको लोग बहिष्कार कर दें, उसको टेलीकास्ट ना करें, तो कितनी बड़ी घटना है। हिंदुस्तान में इस तरह की घटना की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में खड़े होकर बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं, संसद में झूठ बोले जाते हैं, चुनावी रैलियों में झूठ बोले जाते हैं, और वही नहीं, और भी जो दूसरे मंत्रीगण हैं वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन वो झूठ उसी तरह से हमारे मीडिया में प्रसारित होते रहते हैं, चाहे वो लाइव प्रसारित हो रहे हों, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो रहे हों, लेकिन उनको लगातार प्रसारित किए जाता रहता है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी फैक्ट चेक के। जबकि अमेरिकी मीडिया में अगर राष्ट्रपति ने बोल भी दिया है तो तुरंत उसका फैक्ट चेक आ जाता है। अगर आपको ध्यान हो कि अभी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जो बाइडेन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई झूठ बोलते थे तो उसका फैक्ट चेक वहाँ के चैनल, वहाँ की वेबसाइट, वहाँ के अखबार तुरंत दे देते थे और पता चल जाता था कि इस डिबेट में उन्होंने यहाँ पर इतने झूठ बोले हैं। पूरे झूठों का राष्ट्रपति के एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड बराबर वहाँ के न्यूज़पेपर रख रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार वो करीब 70 से 75% बातें झूठ बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें झूठ होती है, और इसको वहाँ की जनता को बताया जा रहा है कि आपके राष्ट्रपति जो हैं इतना झूठ बोल रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ उसी पैमाने पर या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है देश की सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा, लेकिन उसका कहीं कोई फैक्ट चेक नहीं होता है। फैक्ट चेक होता भी है तो वो आम लोगों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मीडिया उसको प्रसारित नहीं करता। कुछ वेबसाइट हैं ऑल्ट न्यूज़ जैसे, वो उसको फैक्ट चेक करके ठीक करके बताते हैं, लेकिन उस पैमाने पर उसको सर्कुलेट नहीं किया करता हमारा मीडिया, क्योंकि वो डरता है, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो गोदी में बैठ चुका, उसको बहुत सारे स्वार्थ दिखते हैं सत्ता की गोदी में बैठकर, इसलिए वो इस तरह की जो पत्रकारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन वो नहीं करता है। और ये हमारी पत्रकारिता का एक और दुखद पक्ष है। इस घटना से हमारा मीडिया सबक सीख सकता है, सीखना चाहिए, हालांकि नहीं सीखेगा ये भी हम जानते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया अब पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है, उसमें सिर उठाने की हिम्मत नहीं रह गई है, हौसला नहीं रह गया है। तो ये एक दुखद पक्ष है और मीडिया का सिर झुकाने का मतलब है लोकतंत्र का मटिया मेट, और वो भी होता हुआ हम देख ही रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता में निष्ठा रखते हैं, अपने इस व्यवसाय पर के साथ उनकी प्रतिबद्धता है, उन्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए। बाकी का जो जिन्हें ये जिम्मेदारी समझ में नहीं आती है वो अपने पापों का भुगतान खुद करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।